हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेस सबसे पहले शुरुआत करता है अच्छे कंटेंट से। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर लेता है, यह ध्यान रखें। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है नीयत और सोच। यदि किसी व्यक्ति की अच्छी है तो वो व्यक्ति अच्छा है, क्योंकि बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। करने की सामान्य विधि क्या कहलाती है? तो इसका विकल्प होगा हिट एंड ट्रायल विधि। ध्यान रखें, यदि आपने विज्ञान में पूरी तरह से सही समय नहीं दिया है तो इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखें, जिसमें हो सकता है आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में 2MgO मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर यदि हम यहाँ कहें तो यह एक तो प्रिय मित्रों ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, एक है संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो एकल क्रियाकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, दो क्रियाकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह अभिक्रिया प्रिय मित्रों संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा और ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी इसमें सम्मिलित है। तो यहाँ विकल्प में संयोजन अभिक्रिया विकल्प दिया गया है। फिर यहाँ पर है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस प्रकार से यह है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है तो उन्हें प्रिय मित्रों अभिकारक कहा जाता है, इन्हें क्रियाकारक भी कहते हैं। इन्हें हमेशा तीर के बाईं तरफ लिखा जाता है, यानी तीर का जो निशान है इसके ये वाला भाग टेल कहलाता है, ये हेड कहलाता है, ये बायां भाग है, ये दायां भाग है। तो अभिकारक इधर आएगा, इधर लिखा जाता है उत्पाद। रासायनिक परिवर्तन किस में होता है? अभिकारकों में। प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त गैस है, बिल्कुल यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त जो गैस है वो प्रिय मित्रों होगी CO2। यदि कहिए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में सह उत्पाद के रूप में कौन सी गैस निकलती है, तब हमारा विकल्प होता है O2। इस विकल्प में ऑक्सीजन 2 है। ध्यान रखें, यहाँ पर NO2 का नाम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, CH4 का मेथेन गैस है, C2HCX का नाम प्रिय मित्रों एथेन है। लोहे के चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने से क्या होगा? सही विकल्प चुनिए। तो प्रिय मित्रों यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही लोहे के चूर्ण पर, लोहे का चूर्ण होता है Fe, इस पर जब HCl डालते हैं तो H2 गैस निकलती है प्लस FeCl2 बनता है। तो विकल्प एक हमारा सही होगा। आयरन क्लोराइड या इसको फेरस क्लोराइड भी कहते हैं या आयरन सेकेंड क्लोराइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है ऊपर दी गई अभिक्रियाएं किस प्रकार की हैं? ये एक प्रकार के थर्मिट अभिक्रिया है प्रिय मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ये Fe2O3 व एल्यूमिनियम का चूर्ण थर्मिट कहलाता है। यह अभिक्रिया क्या है? यहाँ पर विकल्प के अनुसार विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है नीचे दिए गई कथन में कौन सा कथन असत्य है? इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, बुक से डायरेक्ट ये आंसर है। यह किताब में से जो प्रश्न है उन्हीं को ही सोल्व किया जा रहा है, जिससे आपके आसानी से समझ में आ जाए कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखें, इनमें मैं आपको हिंट दे रहा हूँ प्रिय मित्रों, यानी एक होता है उपचयन, एक होता है अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। यानी जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है उनका उपचयन होता है, जिनसे ऑक्सीजन बाहर निकलता है उनका अपचयन होता है। तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट विकल्प में हम देखते हैं। निम्न में से प्राकृतिक सूचक हैं प्रिय मित्रों, ध्यान रखना। मेथिल ऑरेंज फिनोल्फथलीन यह मानव निर्मित सूचक होते हैं, प्रयोगशाला में बनाई जाते हैं। लिटमस पेपर है, प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पेपर ब्रायोफाइटा के जो हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों, ये लिटमस पेपर हैं वो लाइकेन से प्राप्त किए जाते हैं, थेलोफाइटा के सदस्य से जो हैं वो प्राप्त किए जाते हैं लाइकेन से। लिटमस पत्र का जो रंग होता है जल में घोलने पर बैंगनी रंग का विलयन होता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच क्या होगा? तो ध्यान रखें, लाल लिटमस को मैंने पहले ही कहा था, अनिल शब्द याद रखना। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, इनका पीएच होता है 0 से 6.999। और उल्टा क्या होगा? नीले को लाल लिटमस है, लाल को नीला कर देगा तो वो क्षारीय विलयन होगा। क्षारीय विलयन का पीएच होता है 7.001 से लेकर 14 तक होता है। तो इस विकल्प में यदि हम देखें तो 7 से ज़्यादा वैल्यू प्रिय मित्रों किसकी है? 7 से ज़्यादा प्रिय जो वैल्यू है वो है 10 की। तो ये विकल्प 4 होगा।
कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है, गैस उत्पन्न करता है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इसका विलयन में क्या होगा? तो ध्यान रखें, इस विलयन में क्या होगा प्रिय मित्रों? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। यहां पर हम कह सकते हैं कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच, इसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। डेफिनेट कैल्शियम कार्बोनेट से CO2 गैस निकलेगी और ये कैल्शियम कार्बोनेट CO2 गैस देते हैं अम्लों से अभिक्रिया करने पर। अम्ल हमारे पास में है HCl, NaCl, LiCl, KCl, ये सभी लवण हैं प्रिय मित्रों, ये लवण है, जबकि HCl अम्ल है। विकल्प 2 सही होगा। नेक्स्ट है रक्त के पीएच का मान क्या होता है? बहुत इजी प्रश्न है ये, तो सीधा है, कंसेप्ट फैक्ट पे हम कह सकते हैं 7.4 है। एपच का उपचार करने में निम्न में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एंटी एसिड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम में लिया जाता है और जिसके पीएच का मान क्या होता है? 10 होता है। एक NaOH का 10 ml का विलयन और एक HCl का 8 ml का विलयन पूर्ण उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml ले तो उसको उदासीन करने में HCl की मात्रा कितनी लेनी पड़ेगी? तो यहां विकल्प में है 16। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है प्रिय मित्रों, निम्न में से कौन सी धातु ताप द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा। पारे को मरकरी भी कहते हैं, संकेत Hg होता है। ध्यान रखें, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कौन सी धातु है जो को एकमात्र कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में होगी? देखिए नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है, निम्न अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है एकमात्र है ब्रोमीन, इसका होता है Br2। सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा हो जाएगा प्रिय मित्रों? हीरा। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो यहां पर हम कह सकते हैं लाइक करो ना, इस वीडियो को लाइक करो ना। तो लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, इनको चाकू से काटा जा सकता है। तो यहां पर विकल्प में केवल सोडियम है। धातुओं के ऑक्साइड किस पद्धति के होते हैं, किस प्रकृति के होते हैं? यहां पर हम कह सकते हैं धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो प्रिय मित्रों यहां पर विकल्प में है क्षारीय। अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है, अधातुओं के ऑक्साइड की सामान्यतया प्रकृति होती है अम्लीय। कौन सी प्रकृति? अम्लीय प्रकृति होगी। अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है प्रिय मित्रों अम्लीय। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? देखिए सोडियम धातु अत्यंत क्रियाशील होती है, यह वायु में या नमी में आग पकड़ लेती है, विस्फोट खिंचाट, तो इसके के रखा जाता है मिट्टी के तेल या केरोसिन में। और जल में रखा जाता है सफेद फास्फोरस को, यह भी ध्यान रखें। अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है, तो एकमात्र अधातु है ग्रेफाइट, यह विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। विद्युत तारों को वेल्डिंग में प्रयुक्त मिश्र धातु है, तो हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों सोल्डर होता है, जो Pb+Sn से बना होता है, सोल्डर है यह। शुद्ध सोने में कितने कैरेट होते हैं? कैरेट होते हैं। तो शुद्ध सोने में प्रिय मित्रों 24 कैरेट होते हैं, जबकि जो आभूषण बनाने में काम में लिया जाता है उसमें 22 कैरेट होते हैं। सिनेबार किसका आयशक है? बिल्कुल यहां पर बहुत अच्छा प्रश्न है। सिनेबार पारे का आयशक है, जिसका संकेत Hgs होता है। निम्न में से उत्कृष्ट गैस नहीं है। प्रिय मित्रों ध्यान रखना, उत्कृष्ट गैसों में से इस बार प्रश्न आने की संभावना है। आवर्त सारणी में 6 ही उत्कृष्ट गैस है। कौन कौन सी है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेंडोन, ये हैं। और ये 18वें वर्ग में पाई जाती है। इन्हें शून्य वर्ग भी कहा जाता है और इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है, क्योंकि यह किसी के साथ कोई बंध नहीं बनाती। तो विकल्प में यदि हम देखें ऑक्सीजन उत्कृष्ट गैस नहीं है। सल्फाइड अयस्कों से धातु प्राप्त करने की कौन सी विधि है? तो बिल्कुल प्रिय मित्रों सल्फाइड अयस्कों से प्राप्त करने की भ्रंजन विधि है। और धात्विक जो कार्बोनेट होते हैं और जलयोजित होते हैं उनसे प्राप्त करने की विधि निस्तापन होती है। तो यहाँ विकल्प में है भ्रंजन। पित्तल किसका मिश्रण है? तो पित्तल यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों तांबा व जिंक का मिश्रण है। हमारा विकल्प नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्नों में चलते हैं। नेक्स्ट है बायोगैस का प्रमुख घटक है। तो प्रिय मित्रों बायोगैस का प्रमुख घटक है मेथेन। और मेथेन को उच्च ताप व निम्न दाब पर
जब लगाया जाता है तो संपीड़ित गैस बनती है जिसका नाम है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कार्बन की संयोजकता होती है, बिल्कुल सही है, 4 होती है। किस उत्प्रेरक का उपयोग सामान्यतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है? तो निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। कठोर जल में उपस्थित होते हैं प्रिय मित्रों मैग्नीशियम के आयन होते हैं, यानी ध्यान रखना कठोर जल में मैग्नीशियम या कैल्शियम, इन दोनों के में से कोई आयन है वो होते हैं, मैग्नीशियम व कैल्शियम के आयन होते हैं। तो कैल्शियम लिखा हुआ नहीं है, ये मैग्नीशियम ही विकल्प में है। वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर में परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। प्रिय मित्रों उत्प्रेरक कहलाते हैं, या विकल्प होगा। उत्प्रेरक का मतलब होता है लड़ाई कराने वाला। ये दो व्यक्तियों के बीच लड़ाई करा देता है, जैसे ही लड़ाई होने लगती है यह भग जाता है तो हम कहते हैं वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन अभिक्रिया के अंत में स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता, स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहा जाता है। फिर हैं अपमार्जक क्या होते हैं? जब आपने वीडियो देखा है न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज का तो आप आसानी से समझ जाएंगे। यह सल्फोनिक सोडियम या पोटेशियम के सल्फोनिक या जो होते हैं प्रिय मित्रों सल्फ्यूरिक के अम्ल होते हैं, तो RSO4Na। ध्यान रखना ये जो सूत्र है वो साबुन का है, पहला साबुन का है। साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद प्राप्त होता है प्रिय मित्रों, तो ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। यानी जब हम वसा अम्लों की अभिक्रिया NaOH के साथ में कराते हैं तो ग्लिसरॉल प्लस साबुन बनता है। ग्लिसरॉल के प्रिय मित्रों 1 मोल बनता है, 1 अणु बनता है, जबकि साबुन के 3 अणु बनते हैं। कार्बनिक यौगिकों में त्रिबंध उपस्थित होने पर नामकरण में प्रयुक्त होगा। प्रिय मित्रों देखिए त्रिबंध, अब आप मुझे खुद बताइए किस में 3 अक्षर आ रहे हैं? आयन में आ रहे हैं तो बिल्कुल आयन होगा। फिर हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, बिल्कुल संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। आप वीडियो में जाकर आसानी से देख सकते हैं इनके बारे में। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य केवल एकल बंध पाया जाता है। एल्केन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें कितने बंध होंगे? तो प्रिय मित्रों यहाँ पर बंध होंगे, इनमें 7 सहसंयोजक बंध होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी संरचनाएं इस प्रकार से हैं, आप काउंट कर सकते हैं कितने बंध होंगे आसानी से। यहाँ पर बिल्कुल रटना नहीं है, समझना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। 2 परमाणुओं के मध्य समान साझेदारी से बना बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। ब्यूटेनोन चतुर्थ कार्बन यौगिक है, इसमें प्रक्रियात्मक समूह होता है। तो प्रिय मित्रों प्रक्रियात्मक समूह होता है इसमें कीटोन। क्या होता है? कीटोन होता है। ब्यूटेन का हम इस प्रकार से सूत्र बना सकते हैं, तो इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा होगा प्रिय मित्रों? कीटोन का ये कहलाता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, बिल्कुल यहाँ पर हम विकल्प में ढूंढ सकते हैं आसानी से। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n2n-2। एल्केन का होता है प्रिय मित्रों CnH2n+2 होता है, यह है एल्केन का। तो एल्काइन का यहाँ पे -2 हो जाएगा। एल्किन का प्रिय मित्रों ध्यान रखना CnH2n होता है, यह एल्किन का सामान्य सूत्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों में चलते हैं। तत्वों में त्रिक नियम किसने दिया? तत्वों में त्रिक नियम दिया था डॉबरनियर ने दिया। न्यूलैंड की कल्पना के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व विद्यमान हैं? तो 56 तत्व विद्यमान है। जब न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था संगीत के 8 सुरों पर आधारित। आधुनिक आवर्त नियम सारणी किसने दी? आधुनिक आवर्त सारणी दी थी हेनरी मोजले ने दी। इन्होंने हमेशा मोज ली, तो इन्होंने हेनरी मोजले ने। फिर है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह और आवर्त की संख्या है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों समूह का मतलब वर्ग होता है, तो यहाँ पर वर्ग 18 है और आवर्त है इसमें 7। नेक्स्ट है एल कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इसमें हम कह सकते हैं, देखिए प्रिय मित्रों ध्यान रखना, पहला कोष के, दूसरा L, M और N, इस प्रकार से कोष होते हैं। दूसरे कोष में यदि हमें पूछे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या L कोष में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पहले कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। और किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र आपके पास में होना चाहिए, 2n² होता है।
जितने कोस पूछे हैं n की जगह मान रख दो, तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर, तो प्रिय मित्रों 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 2 से गुना किया तो 8 आ जाता है। डोबरनियर का त्रिक वर्गीकरण किस पे आधारित था? तो बिल्कुल यहां पर जब तक मोजले शब्द नहीं आता है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। चाहे डोबरनियर ले, चाहे न्यूलैंड ले, चाहे हम मेडलिप ले, सभी ने अपना वर्गीकरण किया था परमाणु द्रव्यमान पर। एकमात्र मोजले थे जिन्होंने आधुनिक आवर्त नियम दिया था, वो परमाणु क्रमांक पर आधारित था। किसी तत्व की संयोजकता का निर्धारण कौन करता है? यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या। हमें पता है प्रिय मित्रों, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उसका संयोजकता का निर्धारण करती है। डोबरनियर का त्रिक नियम का उदाहरण नहीं है, तो यहां पर विकल्प में हमारे पास में यह हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इसका उदाहरण नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप आसानी से समझ रहे होंगे। अब यह हमारे केमिस्ट्री का 5वां पार्ट चल रहा है। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, यह तत्व है। तो प्रिय मित्रों ध्यान रखें, इसको काउंट करने की क्या है, किस प्रकार समझे। टोटल इलेक्ट्रॉन 17, परमाणु क्रमांक 17 होता है क्लोरीन का, तो यह तत्व क्लोरीन है। निम्न में से उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो इस बार उत्कृष्ट गैस का 100% प्रश्न आएगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं उत्कृष्ट गैस प्रिय मित्रों यहां पर सोडियम नहीं है। किसी तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, तो यहां ध्यान रखना, ये कंटेंट देखना, परमाणु संख्या डेफिनेट मोजले होगा। क्या होगा? मोजले। परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम किसने दिया? यह नियम दिया था प्यारे मोजले ने। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों जो पाठ है जीव प्रक्रम से। मनुष्य में वृकक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो यहां पर ये जो वृकक संबंधित होगा वो होगा उत्सर्जन से। किससे होगा प्रिय मित्रों? उत्सर्जन से। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो चलिए इसको थोड़ा जूम करके हम आसानी से समझ लेते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण, स्वपोषी ऐसे जीव जो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तो और ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं। CO2 जल बिल्कुल सही है, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो उपयुक्त सभी। रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? रुधिर का द्रव्य भाग प्रिय मित्रों कहलाता है प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा कहलाता है। ध्यान रखें, रुधिर किससे मिलके बनता है? रुधिर मिलके बनता है प्रिय मित्रों प्लाज्मा प्लस रक्त कणिका से। रक्त कणिका से, रक्त कणिका और प्लाज्मा मिलकर ये बनाते हैं। रक्त कणिका होती है RBC, WBC और प्लेटलेट होती है। अब हमें कहीं प्लाज्मा क्या है, तो ये प्लस वाला सिरा इधर जाएगा। जब रुधिर में से रुधिर कणिका हटा देते हैं तो प्लाज्मा बनता है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है। बिल्कुल यहां पर पाचन क्रिया कौन से भाग में पूर्ण होती है? तो हम कह सकते हैं छोटी आंत में पूर्ण होती है, जिसे शुद्धांत्र भी कहते हैं। निम्न में से जैव उत्प्रेरक हैं। जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं प्रिय मित्रों एंजाइम कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर, यानी जीवों हमारे शरीर के अंदर उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं, उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं और ये एंजाइम का काम करते हैं। ध्यान रखना, जब निर्जीव पदार्थ पर कोई पदार्थ उत्प्रेरक की भूमिका निभाए, यानी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करे, तो उसे उत्प्रेरक कहते हैं। यदि यही उत्प्रेरक जीवों के अंदर, शरीर के अंदर काम करते हैं, तो उन्हें जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। बिल्कुल यहां पर आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है प्रिय मित्रों? शुद्धांत्र होता है। मछली का मुख्य श्वसन अंग है। मछली किसकी सहायता से श्वसन करती है? तो क्लोम के सहायता से करती है। मछली में हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में प्रिय मित्रों कोष्ठ होते हैं 2। कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं मछली के हृदय में, एक आलिंद एक निलय। ध्यान रखना, मछली उभयचारी में 3 कोष्ठ होंगे और मानव में और पक्षियों में 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। किस वाहिका में वाल्व नहीं होते? तो ध्वनियों में वाल्व नहीं होते। तो ध्यान रखें, ध्वनि और शिरा में क्या अंतर है? ध्वनियों में वाल्व नहीं पाए जाते, शिराओं में वाल्व पाए जाते हैं। और शिराएं क्या करती है कि विभिन्न भागों से हृदय में अशुद्ध रक्त लाती है और ध्वनियां हृदय से विभिन्न भागों तक शुद्ध रक्त ले जाती है। फुसफुसीय शिरा एकमात्र ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है और सभी में अशुद्ध रक्त बहता है। फुसफुसीय ध्वनि एकमात्र ऐसी ध्वनि है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, शेष ध्वनियों में शुद्ध रक्त बहता है। और भी हम ध्वनि और शिराओं के बारे में अध्ययन जानेंगे, पहले इन ऑप्शन के हिसाब से देख रहे हैं।
पादप में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? बिल्कुल यहाँ प्रिय मित्रों भोजन को अंग्रेजी में कहते हैं फूड। फै का मतलब होता है फ्लोएम, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं फ्लोएम। यदि यहाँ प्रश्न आ जाता पादप में जल व खनिज लवण, जय का मतलब प्रिय मित्रों जाइलम, तो ध्यान रखें जाइलम तो किसका परिवहन करता है? जल का, और भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन है, वो है जल से। क्या है प्रिय मित्रों? जल से है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिनियां कहलाती है। हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिनियां कहलाती है धमनी। क्या कहलाती है? धमनी। रक्त का थक्का बनाने में कार्य करती है। रक्त का थक्का कौन बनाती है? तो रक्त का थक्का प्रिय मित्रों प्लेटलेट और रक्त बिंबाणु बनाते हैं। पादप में जल परिवहन, देखिए यह प्रश्न आखिरकार टपक के आ ही गया। जल परिवहन का मतलब होता है जाइलम। पौधे के वायुव्य भागों में जल के निष्कर्षण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे के वायुव्य भाग में जो जल का निष्कर्षण होता है वो कहलाता है प्रिय मित्रों वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो रंध्र की सहायता से होता है। अमीबा में भोजन किस अंग की सहायता से करता है? कूटपाद या पादाप की सहायता से ग्रहण करता है, और भोजन का पाचन है वो खाद्य धानी में होता है। अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य धानी में होता है। मनुष्य में लार में पाया जाने वाला एंजाइम है प्रिय मित्रों, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमिलेज। इसको कहा जाता है टाइलिन भी कहा जाता है, टाइलिन। टाइलिन ध्यान रखना, एमिलेज एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। पेप्सिन आमाशय से स्त्रावित होता है, प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो होते हैं वो सुदांतर के अंदर होते हैं, कार्य करते हैं, ये प्रोटीन का पूर्ण पाचन करते हैं। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, क्योंकि वसा को लिपिड कहते हैं तो लाइपेज ये वसा पे कार्य करता है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो प्रिय मित्रों विकल्प बहुत अच्छा है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है आमाशय में। कहाँ पाई जाती है? आमाशय में। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। शरीर में ऊर्जा का उत्पादन प्रिय मित्रों कहाँ होता है? श्वसन प्रक्रिया के दौरान होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो हम कह सकते हैं इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का बिजली घर भी कहा जाता है। एथेनॉल के किस प्रकार के श्वसन में बनता है? एथेनॉल बनता है प्रिय मित्रों जो अवायवीय श्वसन होता है इसमें बनता है एथेनॉल। ग्लूकोज का विघटन होकर पाइरुवेट बनता है, तो यह क्रिया होती है, बिल्कुल यह क्रिया कहलाती है प्रिय मित्रों ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ये क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है और कुल 2 एटीपी का लाभ होता है। पाइरुवेट के विघटन से CO2 जल तथा ऊर्जा देते हैं। यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ध्यान रखें ये दोनों ही ऊपर वाला प्रश्न और ये महत्वपूर्ण है माइटोकॉन्ड्रिया में। अवायवीय श्वसन में मुख्य उत्पाद क्या बनता है? अवायवीय श्वसन में मुख्य उत्पाद प्रिय मित्रों क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। शरीर का सामान्य दाब सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दाब होता है, तो यहाँ पर विकल्प होगा प्रिय मित्रों 120 से 80, 120 से हम कह सकते हैं 80 mmHg। सिस्टोलिक का मतलब होता है शीतलन, डायसिस्टोलिक का मतलब होता है संकुचन। तो हमारे शरीर का सामान्य रक्तदाब यह होता है। मानव में हृदय कितना कोष्ठीय होता है? 4 होता है, 2 आलिंद और 2 निलयी होते हैं। फुसफुस के अंदर स्थित वाहिकाएं जो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होकर अंतिम सिरे गुब्बारे जैसी संरचनाएं कहलाती है, वायुकूपिका कहलाती है। ध्यान रखें यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि क्या कहलाती है? तो प्रिय मित्रों यह वायुकूपिका कहलाती है और यही फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एंजाइम कार्बनिक होते हैं जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ाते हैं, तो यहां पर क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक। प्रिय मित्रों क्या हो जाएगा? एंजाइम का दूसरा नाम है जैव उत्प्रेरक। वे उत्प्रेरक जो जीवों के शरीर के अंदर क्या करते हैं? वे पदार्थ जो जीवों के शरीर के अंदर उत्प्रेरक का कार्य करते हैं उन्हें जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इनके बारे में आप समझ गए होंगे। मैटलिफ वाला हमारे हो गया। अब नेक्स्ट प्रिय मित्रों ये 8 नंबर का चैप्टर है, इसलिए इनके सभी समावेशित प्रश्नों को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। यकृत व अग्नाशय दोनों अपने स्त्रावित रस को
स्त्रावित करते हैं शुद्धांतर में। आपने पता होगा प्रिय मित्रों, जब चित्र देखते हैं तो ग्रहणी वाला भाग होता है यू आकार का, उसमें ये अपने स्त्राव को डालते हैं। एक ध्यान रखना, यकृत के द्वारा पीत रस स्त्रावित होता है जिसमें पीत लवण पाया जाता है। पीत लवण ये वसा का पायशीकरण करता है। यकृत से पीत रस स्त्रावित होता है, बिल्कुल सही है। और यकृत से जो पीत रस स्त्रावित होता है वो पित्ताशय में संग्रहण होता है। पीत रस का स्त्रावण कौन करता है? यकृत। शुद्धांतर द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। शुद्धांतर द्वारा जो अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा होता है? लसिका के द्वारा। फिर है प्रिय मित्रों, शुद्धांतर के आंतरिक भाग पर अंगुलीनुमा पर्वत पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं द्विग्रोम कहते हैं। और यह भी ध्यान रखें, यह द्विग्रोम पचित भोजन को रक्त में अवशोषण कराने में सहायता करते हैं। शुद्धांतर में प्रोटीन का पाचन एंजाइम करता है, तो बिल्कुल यहां पर रटने की जरूरत ही नहीं है। ट्रिप्सिन, देखिए प्रिय मित्रों, नाम बता रहा है प्रोटीन पाचन एंजाइम, तो पै का मतलब तो हो जाता है पेप्सिन। ये तो प्रिय मित्रों आमाशय में अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। और ट्रिप्सिन प्रिय मित्रों, टैग का मतलब होता है ट्रिप्सिन, ये क्या करता है? ये शुद्धांतर में कार्य करता है। यानी पेप्सिन तो क्या करेगा? प्रोटीन का आंशिक पाचन करेगा, और ट्रिप्सिन इस आंशिक पाचन को पुनः प्रोटीन के यानी एमिनो अम्लों में बदल देगा। तो प्रोटीन पाचन का अंतिम उत्पाद एमिनो अम्ल होता है। हृदय में उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। कौन करते हैं? वाल्व करते हैं। कौन करते हैं प्रिय मित्रों? वाल्व करते हैं। तो ध्यान रखें, यह फैक्ट इसका यह होगा। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कोशिका को कहते हैं ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं इन प्रश्नों को आपके समझ में आ रहे होंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एटीपी के विघटन से प्रिय मित्रों यहां पर हम कह सकते हैं 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा प्राप्त होती है। एक एटीपी जब टूटता है तो यह भी ध्यान रखें, जब एटीपी टूटेगा तो एडीपी में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटेगा, प्लस ऊर्जा देगा। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इसका एडीपी का नाम होता है, एटीपी का नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मानव उत्सर्जन की सूक्ष्मतम इकाई है, यानी हम कह सकते हैं नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। मछली में हृदय होते हैं, 2 हृदय होते हैं, हृदय के कोष्ठ होते हैं 2। फिर है रक्त में 2 बार आता है, हमारे शरीर में रक्त 2 बार आता है, इसे कहते हैं, तो प्रिय मित्रों इसे कहा जाता है दोहरा रक्त परिसंचरण। कृत्रिम वृक्क द्वारा अब नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ को रुधिर से अलग करना कहलाता है अपोहन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपोहन। भोजन का पूर्ण पाचन होता है प्रिय मित्रों, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? शुद्धांतर में। पत्तियों का हल्का हरा रंग किसके कारण होता है? हरित लवक, या हम कह सकते हैं वर्णक क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण प्रिय मित्रों? क्लोरोफिल के कारण होता है। यह भी ध्यान रखें, क्लोरोफिल या हरित लवक। पत्तियों में छिद्रों का खुलना व बंद होने का कार्य द्वारा होता है। किसके द्वारा यह काम किया जाता है? तो प्रिय मित्रों जो द्वार कोशिकाएं होती है उसी पे डिपेंड करता है कि छिद्र खुलेंगे या बंद होंगे। जब साइक कोशिका से द्वार कोशिका में जल प्रवेश करता है तो छिद्र खुल जाते हैं। जब द्वार कोशिका से जल साइक कोशिका में जाता है तो रंध्र बंद हो जाते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? रंध्र के द्वारा। पादपों में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में संचित रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं प्रिय मित्रों? पुराने जाइलम में। पेशियों में जमाव के कारण दर्द होता है लैक्टिक अम्ल। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम है प्रिय मित्रों, इसके रक्तदाब मापने का स्पाइगमोमेनोमीटर। सजीवों के वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इन्होंने डायरेक्ट इस परिभाषा को इन्वॉल्व कर दिया। फिर है उभयचारी में हृदय होता है प्रिय मित्रों, तो उभयचारी में हृदय होता है त्रिकोष्ठीय। द्विग्रोम पाचन क्रिया में सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, तो हम कह सकते हैं अवशोषण करके। पचित भोजन का क्या कर देते हैं? रक्त में अवशोषित कर देते हैं। वसा के वृहद अणुओं को छोटी छोटी गोलियों में विघटन करना पायशीकरण कहलाता है। यानी क्या कहलाता है? पायशीकरण कहलाता है। और यह कार्य प्रिय मित्रों ध्यान रखना पीत लवण के द्वारा किया जाता है। पीत लवण। और पीत लवण किस में पाया जाता है? पीत रस में। पाइरुवेट के विघटन से यह CO2 तथा जल तथा ऊर्जा देते हैं। यह क्रिया कहाँ होती है? तो प्रिय मित्रों यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन में ग्लूकोज का पाइरुवेट में विघटन का प्रक्रम कहाँ संपन्न होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। फिर पाइरुवेट
प्रवेश करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, बाद में यह CO2 जल और ऊर्जा में टूटता है। फेफड़ों में गैसों का विनिमय नामक स्थान है। तो प्रिय मित्रों, फेफड़ों में जो विनिमय स्थान है वायु कुपिका है। आरबीसी का रंग वर्णक की उपस्थिति के कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल है, तो यह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल, यानी वाष्पोत्सर्जन ना सर्जन प्लस आकर्षण, तो वाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल। आमाशय में नामक पाचक एंजाइम द्वारा प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है पेप्सिन। ग्लूकोज में से उत्पन्न करना श्वसन का मुख्य उद्देश्य है, यानी श्वसन का मुख्य उद्देश्य होता है ग्लूकोज का विघटन करना और ऊर्जा प्राप्त करना। लार में पाए जाने वाले नामक एंजाइम का नाम है एमिलेज होता है, इसे टाइलिन भी कहते हैं। लारीय एंजाइम जो सरल श्रृंखला में बदलने का कार्य करते हैं, तो जटिल मंड को काम करते हैं। मंड को ध्यान रखें प्रिय मित्रों, स्टार्च जो होता है इसको जटिल कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। इस स्टार्च का उपनाम है मंड, इसी को ही मंड कहा जाता है। इसका परीक्षण कैसे किया जाता है? स्टार्च का परीक्षण, इस पर जब हम आयोडीन का विलयन डालते हैं तो यह नीले रंग का हो जाता है। यह स्टार्च का परीक्षण है। मानव में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन से हैं? तो यूरिया होता है। क्या होता है प्रिय मित्रों? यूरिया होता है। और पक्षी उत्सर्जन करते हैं यूरिक अम्ल का, मछलियां अमोनिया का, यानी अमोनिया का नहीं प्रिय, हाँ बिल्कुल सही है, अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे। चलिए प्रिय मित्रों, नेक्स्ट जो पार्ट है, फलों व बीजों में किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? तो यहाँ पर विकल्प होगा साइटोकाइनिन की। यही जो हार्मोन है वो कोशिका विभाजन में काम करता है। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई है, तो न्यूरॉन है, तंत्रिका कोशिका कहलाती है। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है प्रिय मित्रों मस्तिष्क। मस्तिष्क के किस भाग में सुनने, सूंघने, देखने, सोचने और भूख के केंद्र पाए जाते हैं? तो यहां पर होंगे प्रिय मित्रों अग्र मस्तिष्क में। ध्यान रखना, ये जो हम प्रश्न बता रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से ही लगभग आरपीएस जो आपके एग्जाम होंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, किताब के तमाम प्रश्न फैक्ट यहाँ पर डाले गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इन प्रश्नों के माध्यम से आपको बहुत अच्छा लगे, और यदि अच्छा लगे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है प्रिय मित्रों, किसी उद्दीपन के कारण होने वाली ऐसी क्रियाएं होती है जिन पर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है, यह स्वतः होती है। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं नियंत्रित होती है मेरुरज्जु के द्वारा। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो प्रिय मित्रों, प्रतिवर्ती चाप जो बनेंगे वो बनेंगे मेरुरज्जु में। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंद के लिए, शरीर संतुलन के लिए। तो उपरोक्त सभी, यहाँ पर विकल्प हमारा होगा प्रिय मित्रों उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि एक ध्यान रखना, शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है अनुमस्तिष्क। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, यह प्रश्न पिछली बार आ चुका है, तो सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, तने की पर्व संधि की लंबाई में वृद्धि हेतु कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो हम कह सकते हैं पर्व संधियों में वृद्धि करने के लिए मुख्यतया उत्तरदायी है जिब्रेलिन। ऑक्जिन क्या करता है? पादप के शीर्ष भाग में पाया जाता है, इसकी लंबाई को बढ़ाने में सहायक है। ये चाहे जड़ वाला भाग हो या पादप का तने वाले के शीर्ष भाग में ऑक्जिन हार्मोन पाया जाता है। एस बेसिक हार्मोन पादप की जो है वृद्धि को अवरुद्ध करता है प्रिय मित्रों, वृद्धि को अवरुद्ध करता है। ये अवरुद्ध करने वाला हार्मोन है, ये किसी काम को रोकता है। अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो प्रिय मित्रों ये हार्मोन कहलाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। शरीर की मास्टर ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। नर जनन हार्मोन है, तो प्रिय मित्रों यहां पे नर जनन हार्मोन होगा टेस्टोस्टेरोन। थायरोक्सिन हार्मोन के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है प्रिय मित्रों आयोडीन से होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं इन प्रश्नों को आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम फैक्ट लेते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से प्रिय मित्रों मधुमेह रोग होता है। बेरी रोग तो विटामिन B1 से होता है। गेंगा आयोडीन की कमी से एड्स जो रोग होता है वे लैंगिक संचरण रोग है, मधुमेह की कमी से। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से रोग होता है गेंगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए वृद्धि सदमक है, वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एस बेसिक अम्ल कहा जाता है। हार्मोन जो शरीर में लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार रहता है वो है एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा है प्रिय मित्रों? एड्रेनलिन हार्मोन है।
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचरण को तंत्रिका तंत्र सुगम बनाता है। तो यह है प्रिय मित्रों परिधीय तंत्रिका तंत्र। ध्यान रखें, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क व मेरुरज्जु आते हैं, जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपाल तंत्रिकाएं व मेरु तंत्रिकाएं आती है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है अग्र मस्तिष्क। कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आते हैं। प्रिय मित्रों, मस्तिष्क व मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपाल तंत्रिका तथा मेरु तंत्रिकाएं आती है। पराग नलिका बीजांड की ओर वृद्धि करना उदाहरण है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है प्रिय मित्रों, यह प्रश्न और चित्र भी पूछा जा सकता है। रसायनुवर्तन। पौधे में समन्वय एक रासायनिक पदार्थ द्वारा होता है जिसे कहते हैं, पौधे में जो समन्वय होगा वो होगा हार्मोन के द्वारा। साइटोकाइनिन हार्मोन प्रेरित करता है प्रिय मित्रों, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तंत्रिका ऊतक सूचनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सेवन करते हैं। तो प्रिय मित्रों यहां पर जो विकल्प होगा वो होगा विद्युत आवेग के द्वारा। जब तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचता है तो पेशी कोशिकाएं अपनी क्या कर लेती है प्रिय मित्रों? आकृति बदलकर गति करती है। क्या करती है? आकृति बदलकर गति करती है। हार्मोन पादप प्रोह के शीर्ष भाग में संश्लेषित होते हैं तो ऑक्जिन हार्मोन होते हैं। पादप हार्मोन अपने संश्लेषण क्षेत्र के द्वारा क्रिया तक पहुंचते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं पादप हार्मोन अपने संश्लेषण क्षेत्र में विसरण के द्वारा। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जनन वाले में से पुनरुद्भवन द्वारा जनन किस में होता है? पुनरुद्भवन द्वारा जनन प्रिय मित्रों प्लेनेरिया में होता है। हाइड्रा में जनन की विधि है प्रिय मित्रों, हाइड्रा में जो जनन की विधि होगी वो कौन सी होगी? मुकुलन द्वारा जनन होगा। प्लेज्मोडियम में जनन किस विधि से होता है? बहुखंडन के द्वारा होता है। तो इनके लिए आप सरल टॉपिक में चाहते हैं तो आप जरूर न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के वीडियो देखें। प्राकोश में होते हैं प्रिय मित्रों, देखिए प्राकोश में वही होगा जिसके पहले पैनाम आएगा। ए में पैनाम आता नहीं है, बाह्य दल में नहीं आता है, ए में नहीं आता है परागकण। तो परागकण में प्राकोश में परागकण होते हैं। निम्न में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहां पर प्रिय मित्रों मादा जनन तंत्र का अंडाशय है, गर्भाशय है, अंडवाहिनी है जिसे फेलोपियन नलिका भी कहते हैं। शुक्रवाहिकाएं नहीं होती, यह नर जनन तंत्र का भाग होता है। अंडाशय का काम अंडे का निर्माण करना होता है, अंडे का उत्पादन करते हैं और मादा हार्मोन का स्त्रावन करते हैं। गर्भाशय में प्रिय मित्रों ध्यान रखना शिशु का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है और डिंबवाहिनी में निषेचन होता है। पादप में फल का निर्माण होता है प्रिय मित्रों, फल का निर्माण होता है अंडाशय से। नेक्स्ट है राइजोप्स में जनन की विधि है। राइजोप्स में प्रिय मित्रों जनन की विधि है बीजाणु समासंग। पत्तियों द्वारा जनन होता है ब्रायोफिलम में। यह क्या होता है प्रिय मित्रों? यानी काया की प्रवर्धन का ही उदाहरण है ब्रायोफिलम में। आलू में किसके द्वारा होता है? आलू में होता है प्रिय मित्रों कंद के द्वारा। गुलाब में होता है कलम के द्वारा। स्पाइरोगायरा शैवाल में जनन की जो विधि है वो कौन सी है? स्पाइरोगायरा जो शैवाल होगा उसमें जनन की विधि होगी विखंडन। मानव में निषेचन स्थल होता है प्रिय मित्रों, मानव में निषेचन स्थल कहाँ पे होता है? तो हम कह सकते हैं मानव में निषेचन स्थल है वो अंडवाहिनी में होता है, फेलोपियन नलिका में। कालाजार रोग कारक है लेशमानिया। कौन सा है प्रिय मित्रों? लेशमानिया। लेशमानिया में जनन की विधि है तो लेशमानिया में जनन की विधि द्विखंडन है। यीस्ट में जनन होता है बहुखंडन के द्वारा भी होता है और ध्यान रखें मुकुलन के द्वारा भी होता है। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा भी होता है। नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। प्रिय मित्रों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, नर हार्मोन डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। दो एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए तो हम कह सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम। मादा हार्मोन है एस्ट्रोजन जो अंडाशय के द्वारा स्त्रावित होता है एस्ट्रोजन, यह भी ध्यान रखें। चलिए प्रिय मित्रों अब जो है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट जो पार्ट सेकंड है ऑब्जेक्टिव का उनका नेक्स्ट वीडियो में समावेशित करेंगे।